हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। आप देख रहे हैं द नर्सिंग की यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारी बॉडी में फ्लूइड्स कहाँ कहाँ पाया जाता है और कितना अमाउंट में अवेलेबल है। हमारी बॉडी में 40% जो पार्ट है वो 40% पार्ट सॉलिड से बना हुआ है। अब ये सॉलिड्स में क्या क्या आइटम आते हैं? सॉलिड में आता है हमारा मसल मास, हमारे बोन एट्सेट्रा। तो जितना भी बॉडी का सॉलिड पार्ट है वो हमारा 40% है और जो बाकी का 60% आप ये एरिया देख रहे हैं, ये सारा 60% एरिया हमारा फ्लूइड में कवर करता है। फॉर एग्जांपल ब्लड है या फिर सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड है वो आ सकता है। तो हमारी बॉडी में जो 60% फ्लूइड का पोर्शन पाया जाता है, उस 60% फ्लूइड के पोर्शन में से जो हमारा मैक्सिमम पार्ट यानी 2/3 पार्ट है वो सेल्स के अंदर होता है। यानी कि जो सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ICF। तो ये जो ICF है ये हमारे बॉडी के टोटल फ्लूइड्स का 2/3 है, यानी दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि 1/3 पोर्शन। अब ये जो बाकी का 1/3 पोर्शन है ये हमारे सेल्स के बाहर वाला पार्ट है। ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स है इसके अंदर वाला फ्लूइड हो गया ICF, इसके जो बाहर वाला फ्लूइड है इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस वर्ड को आप ब्रेक करके देखो। इंटर का मतलब है किन्हीं चीज़ों के बीच में और स्टिशियल का मतलब सेल्स हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके जो आउटसाइड जो आसपास में जो ये फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ब्लड की। तो देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया और नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा ब्लड। तो जो ब्लड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में मिलता है। अब ये जो ब्लड है ये हमारे ECF का 20% ओनली, ठीक है। तो जो बाकी का सारा अमाउंट है वो क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो ECF में हमने डिस्कस कर लिया कि ब्लड मिल रहा है जो ब्लड वेसल्स के अंदर मिल रहा है, उसके अलावा जो डिफरेंट सेल्स के बीच में मिल रहा है वो हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके अलावा भी एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा CSF एक फ्लूइड है, वो ECF का पार्ट है। चूँकि ये ब्रेन के अंदर मिलता है इसलिए हमने इसको ब्लड से सेपरेट रखा है। तो पहला हो गया हमारे पास CSF। दूसरा हो गया जो हमारे जॉइंट्स में सिनोवियल जॉइंट्स मिलते हैं, उन सिनोवियल जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड मिलता है। तो इसमें थर्ड आ जाएगा हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें जो लिम्फ फ्लो होता है वो भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। तो हमारे सामने सिचुएशन क्लियर हो गई। जो हमारी बॉडी है उस बॉडी में 40% सॉलिड्स हैं और 60% फ्लूइड्स हैं। अब ये जो 60% हमारे फ्लूइड्स हैं, ये 60% फ्लूइड मैक्सिमम 2/3 पाए जाते हैं हमारी सेल्स के अंदर, यानी कि हमारे ICF में, और जो हमारा 1/3 पोर्शन है वो मिलता है एज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल्स के बाहर पाया जाने वाला फ्लूइड। यह होता है मेन फ्लूइड्स का 1/3, ओके। तो इसमें आते हैं पहला इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल्स के बीच में मिलता है। दूसरा आ गया हमारा ब्लड जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। और तीसरा आ गया हमारे ट्रांससेलुलर फ्लूइड जिसमें कौन कौन से फ्लूइड आएंगे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड जो हमारे सिनोवियल जॉइंट में फ्लो हो रहा है, और लिम्फ, ओके। अब हम बात करते हैं टोटल बॉडी वाटर। तो देखो टोटल बॉडी वाटर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी है उसमें टोटल वाटर कितना है। बॉडी में फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स का पोर्शन 60% है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो वाटर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसमें बाकी सब्सटेंसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए जो हमने बोला ना कि 60% फ्लूइड पोर्शन है, तो वो जो 60% है वो पूरा का पूरा हम कंसिडर करेंगे वाटर में, क्योंकि बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, ओके। तो ये जो फ्लूइड हमारा ICF और ECF में डिवाइडेड है, ये टोटल कितना बनाता है? 60%। तो एक अगर नॉर्मल एडल्ट की बात करूँ, एक एडल्ट पर्सन में उसके बॉडी वेट का 60% पार्ट क्या होता है? हमारा फ्लूइड, यानी कि हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में वाटर, ठीक है। जो हमारे ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें
जो फ्लूइड्स का अमाउंट है वो हमारे नॉर्मल एडल्ट के अमाउंट में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब इस कम हो जाने की वजह से क्या होगा कि उनमें फ्लूइड इम्बैलेंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा हमें एल्डरली को फ्लूइड्स के लिए मॉनिटर करना है। जो इन्फेंट है उनमें उनके बॉडी वेट का 80% वाटर के रूप में पाया जाता है, लेकिन इनमें भी हमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब इनमें इतना सारा फ्लूइड पाया जाता है तो उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत क्यों है? तो बेसिकली इनका जो बॉडी सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़ इनका मेटाबॉलिज्म हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, और इनकी जो किडनीज़ है वो इमेच्योर हैं अभी। ठीक है, तो वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाती है। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे फीड करते हैं तो उसके बाद वो यूरिन भी पास करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट के बारे में। इससे पहले कि हम बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट को समझे, मैं आपके सामने दो टर्म्स रखना चाहता हूँ। पहली टर्म है आपकी सॉल्यूट और दूसरी टर्म है सॉल्वेंट। तो देखिए, इसको मैं बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने पानी डाला है और चीनी डाली है। ये जो चीनी है इसको बोलते हैं हम सॉल्यूट, और ये जो पानी है इसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो देखो, जो सॉल्वेंट होता है इसका काम क्या है? घोलने का, यानी कि ये डिज़ोल्व कर रहा है, यानी कि ये एक डिज़ोल्विंग एजेंट है। और ये जो सॉल्यूट है उसमें घुल रहा है या डिज़ोल्व हो रहा है। तो यहाँ पर शुगर क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? वाटर। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं डिफ्यूज़न की। तो देखो, डिफ्यूज़न के लिए ये एक पिक्चर रखी गई है। आप इस पिक्चर को देख के बताइए कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि यह एक जार है, इसमें इंक डाली जा रही है। अब ये देखो, ये जो इंक है ये वाटर का कंटेनर है। सबसे पहले इंक थोड़ी सी है यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट में ये इंक थोड़ी फैल रही है, उसके बाद ये इंक देखो पूरे जार में घुल रही है, और धीरे धीरे ये इंक और वाटर दोनों मिक्स हो जाएंगे। इस मिक्सिंग को हम बोल रहे हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न को अगर मैं बुक की लैंग्वेज में बोलूँ तो डिफ्यूज़न क्या हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, अब हम इसको अपने बॉडी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। कोई फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है और उसके बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाए। अभी मेम्ब्रेन कैसी भी हो सकती है। देखो, पहली चीज़ ये हो सकती है कि ये जो मेम्ब्रेन है परमिएबल हो सकती है। अब परमिएबल का मतलब क्या हो गया? पर्म से परमिशन, यानी कि ये सारे फ्लूइड्स को, सारे सॉल्यूड्स को परमिशन देती है इसके थ्रू पास होने में। तो अगर मैंने यहाँ पे एक परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी तो ये जो सारे सॉल्यूड्स है वो इसको क्रॉस करके जा पाएंगे। दूसरी, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूँ। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है? परमिएबल में सब चीज़ें पास हो रही थी, लेकिन यहीं अगर मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देता हूँ तो वो सेलेक्टिव है। वो कुछ सॉलिड्स को जाने दे सकती है इसके थ्रू, कुछ सॉल्वेंट को इसके थ्रू जाने दे सकती है। ये सेलेक्ट करके भेज रही है सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट को, इसलिए इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो डिफ्यूज़न हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में हम बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस की। एक जार है जिसमें एक मेम्ब्रेन लगाई गई है। ये मेम्ब्रेन कौन सी लिखी हुई है? सेमी परमिएबल। अब आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से जाने देती है, यानी कि कुछ चीज़ों को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। तो इस केस में ये जो सॉल्यूट है वो इसको नहीं जाने देगी, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसके लिए ये परमिएबल है। फर्स्ट सिनेरियो में यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन 50% है, और यहाँ भी सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, अमाउंट है 50% है। ठीक है, दोनों में सॉल्वेंट सेम है, लेकिन जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट इधर कम है, और इस तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू मैक्सिमम वाटर इस तरफ आ गया दूसरी साइड, और लेस वाटर इस तरफ रुक गया। यानी कि जो हमारे फ्लूइड्स हैं उन्होंने क्या किया? वो सॉल्यूट की
लेस कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। यानी कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारा सॉल्यूट है ये फ्लूइड को बाइंड करता है। जिधर सॉल्यूट ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा फ्लूइड को बाइंड करेगा। यह चीज़ मैंने आपको सोडियम के केस में समझाई थी जब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा रहा था चैप्टर 1.1 में। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम है वो फ्लूइड को बाइंड करता है, वाटर को बाइंड करता है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूट कम है तो वो फ्लूइड को कम बाइंड करेगा, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो फ्लूइड को ज़्यादा बाउंड करेगा। देखो नेचर हमेशा बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। अब आपने देखा यहाँ पे कि सॉल्यूट कम है, इसका मतलब जो हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। अब इधर हमारा सॉल्यूट ज़्यादा है और उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो हमारा सॉल्वेंट है यानी जो वाटर है वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ से, लेस कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन से। ऑस्मोसिस का सिंपली मीन हो गया ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये सब होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ऑस्मोलालिटी की। ऑस्मोलालिटी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने की एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, हम सॉल्यूट्स के नंबर को मेज़र करते हैं, ठीक है। यानी कि हम सॉल्यूट्स के नंबर को माप रहे हैं। तो कैसे माप रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन 1 kg ऑफ वाटर। इस ऑस्मोलालिटी को हम मिली ऑस्मोल से डिनोट करते हैं और प्लाज्मा की ऑस्मोलालिटी है 275 टू 295। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ फिल्ट्रेशन के बारे में। देखो यार, फ़िल्टर का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के थ्रू फ़िल्टर हो जाना। अब फिल्ट्रेशन समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि मान लो ये हमारी एक ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल में आरबीसीज़ हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कुछ फ्लूइड भी बह रहा है। ये जो सेल्स हैं ये हम मान सकते हैं इनको कि ये हमारे सॉल्यूट्स हैं और ये जो फ्लूइड है ये हमारा सॉल्वेंट है। जो सॉल्यूट है उसमें फ्लूइड को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। अब यार देखो कि अगर ये फ्लूइड को बाइंड करेगा तो ये फ्लूइड को बाहर थोड़ी जाने देगा। ये कोशिश करेगा कि ये जो फ्लूइड है ये इस ब्लड वेसल्स के अंदर ही बना रहे। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, ये जो इसमें फ्लूइड बह रहा है, ये जो फ्लूइड है इसका एक वेट होता है। जब ये इसमें से फ्लो होगा तो ये जो हमारी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है इन पे एक प्रेशर डालता है, ठीक है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। ये कोई बड़ी टर्म नहीं है, जितनी भी टर्म्स होती हैं आप उनको तोड़ के पढ़ें, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हाइड्रो का सिंपली मीनिंग होता है वाटर। तो जो वाटर के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा रहा है वो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कोशिश करेगा फ्लूइड को हमारी सेल मेम्ब्रेन से फिल्टर करने के लिए। देखो ये जो सॉल्यूट्स हैं हमारे, ठीक है, इसमें फ्लूइड को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूट्स की वजह से है और ये जो सॉल्यूट्स की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हुआ है ये कोशिश करेगा कि फ्लूइड को सेल वेसल्स के अंदर बांध के रखे, ठीक है। और ये जो हमारा फ्लूइड इसमें से फ्लो हो रहा है इसका जो वेट है, तो जब ये फ्लो होता है तो ये ब्लड वेसल की सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर डालता है। इस प्रेशर को बोलते हैं हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये प्रेशर कोशिश करता है फ्लूइड को सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालने के लिए। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उस सिचुएशन में जो हमारी फ्लूइड है वो फिल्टर होके निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। इन टर्म्स को हम तोड़ के पढ़ेंगे ताकि इनको समझना बहुत ही आसान हो जाए। जैसे पहला वर्ड है आइसोटोनिक। तो देखो यार, आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है टोनिसिटी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा हमारा टर्म है हाइपोटोनिक। देखो यार, हाइपो का सिंपली मतलब क्या हो गया, लेस, और टोनिक का मतलब क्या हो गया, टोनिसिटी, यानी कि लेस कंसंट्रेशन। टर्म है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा, मोर, और टॉनिक मतलब टोनिसिटी, यानी कि जिसकी जो टोनिसिटी या फिर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये आइसोटोनिक फ्लूइड यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन हमारी
प्लाज्मा की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके इक्विवेलेंट होगी। हाइपोटोनिक का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन हमारी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से कम होगी, और हाइपरटोनिक मतलब जिसकी कंसंट्रेशन हमारी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता होनी चाहिए हमारी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन 275 टू 295 मिली ऑस्मोल है। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन से जो भी फ्लूइड ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, जो कम होगा उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक, और जो इसके इक्विवेलेंट है, इसके बराबर होगा, उसे हम सिंपली बोल देंगे आइसोटोनिक। ओके, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ बॉडी फ्लूइड्स किस तरह से बॉडी में आते हैं और किस तरह से वो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इनटेक की। इनका इनटेक कैसे होता है? तो पहली सिचुएशन तो यही है कि हम ओरली लिक्विड्स ले रहे हैं, जैसे हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, ठीक है। तो ये ओरल लिक्विड इनटेक हो गया। दूसरा हो गया फूड्स, यानी कि जो हमारे फूड सोर्सेज में जो वाटर होता है, जैसे आप रोटी सब्जी खाते हैं तो उसमें सब्जी में पानी पाया जाता है, तो वो वाला पानी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो यार जो हम फूड्स को डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेशन के बाद हमें एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी के साथ हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी भी मिलता है। तो ये जो पानी है ये आ गया हमारे इनटेक में। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आउटपुट के बारे में। इससे पहले देखो स्किन से लॉस होता है, ठीक है, दूसरा लंग्स से लॉस होता है। तो ये जो दोनों लॉस हैं इसके अंदर हमें पता ही नहीं चलता है कि कब फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि इसका हमको सेंस ही नहीं होता। जब इसका हमें कोई सेंस ही नहीं होता तो इस लॉस को हम क्या बोल देंगे? इस लॉस को हम बोल देंगे इनसेंसिबल लॉस। इन का मतलब नहीं, सेंसिबल यानी कि जिसको हम सेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लॉस को हम बोल देंगे इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट आता है पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का सिंपल सा मीनिंग है यानी कि हमारा स्वेटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा जीआई से फ्लूइड का लॉस। अब देखो यार जीआई से फ्लूइड का लॉस कैसे हो जाएगा? मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट वाले चैप्टर में समझाया था, VPPS, यानी कि जो वोमिटिंग है उससे जीआई फ्लूइड का लॉस होगा, ठीक है। दूसरी बात है हमारी जो पी है उससे लॉस होगा। उसके बाद जो हमारा पूप है यानी कि जो हमारा स्टूल है उससे भी हमारे जीआई फ्लूइड्स का लॉस होगा। और दिस स्वेटिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट ये आ गया हमारा यूरिन, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पी, ठीक है। अब हमने फ्लूइड्स को पढ़ लिया है। अगर इन फ्लूइड्स का अमाउंट बॉडी में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उससे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हाइपोवोलेमिया के बारे में। तो यार देखो हाइपोवोलेमिया, हाइपो का सिंपली मीनिंग है लेस, वॉल का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम, यानी कि पानी का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। और किस में कम हो रहा है? ये टर्म है ईमिया। ईमिया सिंपली मीन्स इन ब्लड। आईसीएफ में फ्लूइड का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेल्स को काम करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। तो जब बॉडी में फ्लूइड्स का अमाउंट कम हो रहा है, जब सेल्स में फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो जो बाहर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ से फ्लूइड को एब्जॉर्व करेगा, और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अगर अमाउंट कम हो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये अल्टीमेटली कहाँ से फ्लूइड लेगा? हमारी ब्लड वेसल से, जिसकी वजह से ब्लड में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, ठीक है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का सिंपल मीनिंग है हाइड्रेट का मतलब है फ्लूइड स्टेटस मेंटेन्ड है, और डी मतलब मेंटेन नहीं है, यानी कि बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो रही है। अब ये जो हाइपोवोलेमिया है ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। पहला टाइप है हाइपोटोनिक हाइपोवोलेमिया। अभी मैंने आपको समझाया हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि जो हमारा ये ब्लड है इसकी जो टोनिसिटी है यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होती है 275 टू 295 मिली ऑस्मोल उससे कम हो रही है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक हाइपोवोलेमिया, यानी कि जो हमारे ब्लड में सॉल्यूट्स यानी कि जो हमारे सोडियम पोटेशियम है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका अमाउंट कम हो रहा है
और साथ साथ फ्लूइड का अमाउंट भी कम हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोल रहे हैं हाइपोटोनिक हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट आता है सिचुएशन हाइपरटोनिक हाइपोवोलेमिया, यानी कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं, यानी कि ब्लड में जो सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो हमारा फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है। इसको बोल देंगे हम हाइपरटोनिक हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोटोनिक हाइपोवोलेमिया। अब देखो, आइसोटोनिक का मतलब है कि जो हमारा ब्लड है उसका कॉन्सेंट्रेशन, जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है 275 टू 295 मिली, वो उसके इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है। यानी कि फ्लूइड का लॉस तो हुआ है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी सेम अमाउंट में हुआ है। जो टोनिसिटी है वो ब्लड की मेंटेन्ड है। ओके, जब बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो जब बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट कम हो रहा है तो उस सिचुएशन में हार्ट को ज़्यादा बार पंप करना पड़ेगा ताकि वो जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ तक फ्लूइड को पहुँचा सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसको बोल लेंगे इंक्रीज्ड हार्ट रेट, यानी हार्ट ज़्यादा बार काम कर रहा है, या फिर जो हमारी पल्स है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है थ्रेडी पल्स। ठीक है, जो हमारी पल्स है वो धागे की तरह फील हो रही है, यानी बहुत लाइट फील हो रही है, लेकिन जो पल्स है वो ज़्यादा है लेकिन लाइट फील हो रही है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स में कम है। ठीक है, और क्या सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलेंगे कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो ब्लड के अंदर फ्लूइड है वही कम फ्लो हो रहा है, तो वो ब्लड की वेसल्स पे कम प्रेशर लगा पाएगा, और अगर वो ब्लड की वॉल्स पे कम प्रेशर लगा पाएगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाएगा। ठीक है, और हमें इसमें देखने को मिलता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है तो उस टाइम उसका जो बीपी है वो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही वो सुपाइन से उठकर बैठ जाता है तो उसका बीपी सडनली फॉल हो जाता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। और हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं फ्लैट नेक वेन्स। फ्लैट नेक वेन्स हाइपोवोलेमिया का एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है। और जब बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ही कम हो गया है तो हमारी किडनीज़ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करती है और वो जो हमारी बॉडी में फ्लूइड ऑलरेडी अवेलेबल है उसको रिजर्व करने की कोशिश करती है, उसको किडनी से रीअब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो लेस हो जाएगा और जो हमारा यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड आएगा। और भी कुछ सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइपरवोलेमिया की। तो हाइपरवोलेमिया हाइपोवोलेमिया के जस्ट ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर ओवर हाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। हाइपर मतलब ज़्यादा, वॉल मतलब वॉल्यूम, इन ईमिया, ईमिया का मतलब है ब्लड में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए सेम मैकेनिज्म है। जब बॉडी में हाइपरवोलेमिया हो रहा होगा तो उस सिचुएशन में जो हमारी सेल है ये ओवर हाइड्रेट रहेगी, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो लेस रहेगा। अब इस कंसंट्रेशन लेस रहने की वजह से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड का ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड का ट्रांसफ़र होने की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और इसकी अगर कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो अल्टीमेटली जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें फ्लूइड का शिफ्ट होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड में फ्लूइड एक्सेस हो जाता है। जिस तरह से हाइपोवोलेमिया 3 तरह का था, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इसी तरह से जो हमारा हाइपरवोलेमिया है वह भी 3 तरह का है। पहला है हाइपोटोनिक हाइपरवोलेमिया, यानी कि जिसमें फ्लूइड्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया है और उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट कम हो गया है, तो उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक हाइपरवोलेमिया। दूसरी टर्म है हाइपरटोनिक हाइपरवोलेमिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आइसोटोनिक हाइपरवोलेमिया। अब हम हाइपरवोलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था कि जब हाइपोवोलेमिया हो रहा था तो उस सिचुएशन में हमारा बीपी कम हो रहा था,
लेकिन यहाँ पे जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें फ्लूइड का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड्स अमाउंट में ज़्यादा है, तो ज़्यादा अगर फ्लो होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी हमारी ब्लड वेसल्स पे, जिसकी वजह से जो हमारा बीपी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और फ्लूइड का अमाउंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे हार्ट को इतने फ्लूइड को पंप करने के लिए ज़्यादा बार काम करना पड़ेगा, और इस ज़्यादा बार काम करने की वजह से जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी और जो हमारी पल्स रेट है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी पल्स है वो हमें बाउंडिंग फील होगी। बाउंडिंग का मतलब है जब हम इसके फील करेंगे इस पल्स को तो उसमें पल्सेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वो बहुत रैपिड पल्स होगी और बहुत बाउंडिंग होगी, वो बहुत हैवी पल्स होगी। उसके बाद हमें इसमें देखने मिलते हैं जैसे हाइपोवोलेमिया में फ्लैट नेक वेन्स हो गए थे, तो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, डिस्टेंडेड, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया है। उसके बाद हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि किडनी कॉम्पनसेट करेगी, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड को ब्लड से बाहर निकालने के लिए। हमारा जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, फ्लूइड का अमाउंट और ज़्यादा होता है तो तब वो लंग्स में डिपॉजिट होने लगता है, और लंग्स में डिपॉजिट होने को हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। और जब लंग्स में फ्लूइड भर जाएगा तो जब हम इनहेल करेंगे तो एक साउंड आएगा जिसको हम बोलते हैं क्रैकल। ये क्रैकल साउंड हमें ऑस्कल्टेशन पे फील होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडिमा के बारे में। तो देखियो, एडिमा को समझने के लिए कि मान लीजिए इस ब्लड वेसल में बहुत सारे सॉल्यूट्स अवेलेबल हैं और इस ब्लड वेसल में बहुत सारे फ्लूइड्स भी अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारे सॉल्वेंट अवेलेबल है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सॉल्यूट है वो किस चीज़ का काम करेंगे, ये फ्लूइड को बाइंड करते हैं और इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कोशिश करता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो सेल्स में बना रहे। दूसरी मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये फ्लूइड्स जब फ्लो होते हैं तो उसको जब वेट होता है वो ब्लड वेसल्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो कोशिश करती है कि वो ब्लड वेसल्स को फिल्टर करके बाहर आ जाए, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में ये ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहता है। मान लीजिए किसी सिचुएशन की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल हैं उसमें ये जो सॉल्यूट्स हैं ये कम हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन लॉस। तो मान लीजिए हमारे सॉल्यूट्स कम हो रहे हैं, यानी कि तो अगर ये जो सॉल्यूट यानी ये जो प्रोटीन अगर बॉडी में, तो अगर ये सॉल्यूट हमारे ब्लड वेसल्स में कम हो जाएंगे तो इस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइड को बाइंड करने के लिए, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अब ये जब ऑस्मोटिक प्रेशर ही कम हो गया और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना। तो जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जो फ्लूइड है वो हमारी ब्लड वेसल की सेल मेम्ब्रेन को फिल्टर करके बाहर आ जाएगा, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एडिमा। ये देख रहे हैं आप, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको इन्वेड करके फ्लूइड बाहर आ गया है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एडिमा, ठीक है। अब यही सेम चीज़ एक और सिचुएशन में हो सकती है जब हमारे सॉल्यूट्स तो नॉर्मल रहें लेकिन जो हमारे सॉल्वेंट है वो बढ़ जाए। यहाँ पर जो हमारा ब्लड है उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो हमारे सॉल्यूट्स है वो वैसे के वैसे ही हैं। तो सॉल्यूट्स के कंपैरिजन में फ्लूइड बढ़ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ जाएगा तो हमारा फ्लूइड है ये वापस सेल मेम्ब्रेन को फिल्टर करके हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो जो हमारा एडिमा है वो बेसिकली क्या है कि जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वहाँ पे अगर एक्सेसिव फ्लूइड इकट्ठा हो जाए उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एडिमा, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ
एक्सेसिव फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस दैट इज नोन एज एडिमा। ओके, सिंपल। अब मैं बात करने वाला हूँ एडिमा के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है लोकलाइज्ड एडिमा। देखिए, लोकलाइज्ड एडिमा नाम से समझ में आता है कि ये लोकल है, यानी कि ये पूरी बॉडी में नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर रीजन तक होगा। अभी ऐसा क्यों हो सकता है? मान लीजिए कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है या बर्न्स हो गया है, जिसकी वजह से हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो गए हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में एडिमा हो रहा है, उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड एडिमा। दूसरा एडिमा होता है जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस तक लोकलाइज्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेस तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी बॉडी में फैल गया है। यानी कि पूरी बॉडी में जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एडिमा डेवलप हो गया है। इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा, और इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका नाम है एनासार्का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एनासार्का का मतलब क्या हो गया? यह है एक एडिमा का टाइप है जिसमें क्या होता है, पूरी बॉडी में एडिमा हो रहा है, या इसको आप बोल सकते हैं हम जनरलाइज्ड एडिमा। ठीक है। अब ऐसा लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर में देखने को मिलता है। ठीक है। और जो हमारा लोकलाइज्ड है वो मैंने आपको बताया, ये ट्रॉमेटिक इंजरी और बर्न्स इंजरी में देखने को मिलता है। क्लियर? अब इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जब फिंगर से इस एडिमा वाले पार्ट को प्रेस किया जा रहा है तो जो हमारी उंगली है उसका इम्प्रेशन बन रहा है यहाँ पे, और वो काफ़ी देर तक वो इम्प्रेशन रहता है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा। यानी समझ रहे हैं आप, पिटिंग का सिंपल मीनिंग क्या हो गया? यानी कि एक पिट बन रहा है, एक कैविटी बन रही है। जिस एडिमा में ये पिट नहीं बनेगा उसको हम बोल देंगे नॉन पिटिंग एडिमा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and if you have any suggestions then do comment in the comment section. You can join our Instagram, Facebook and Telegram channel for daily updates, और आप हमारी वेबसाइट www.thenursingkey.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब के नोट्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर हमने स्पेशल इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं और क्विजेज़ भी डाली गई हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है शिवम। बाय।